20 पे ध्यान। Welcome to Bind EduTech, and as you can see, this is the continued class in which we are going through the textbook of Hornbill's chapter number 2. We are not afraid to die. ये टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे और काफ़ी पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग प्रीवियस क्लास में जो डिस्कशन किए थे इस पैराग्राफ को लेकर के और इस पैराग्राफ में आए थे, उसमें ये बताया गया कि 5 तारीख के रात को नरेटर और उसकी हस्बैंड दोनों मतलब अपना हिम्मत हारना उसको बोल सकते हैं, हिम्मत हार चुके थे। कोशिश तो उन्होंने अपने जी जान से किया पर काम नहीं आया। उस समय आंधी तूफान इतना तेज़ था कि उनकी कोशिशें नाकाम हो रही थीं और बहुत सारी कोशिशें तो वो कर भी नहीं पा रहे थे। जैसे सेल लगाना था, उनको पता था, उन्होंने कैलकुलेट किया था ना, चार्ट निकाला था, मैप, तो उसमें उन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने लायक उनके शिप का कंडीशन नहीं है। तो उन्होंने फिर ढूंढा नरेटर ने कि आसपास कोई आइलैंड है कि नहीं। तो 2 आइलैंड उसको मिले थे, जिसमें से एक का नाम हमने डिस्कस दिया, मतलब कि एक का नाम थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया है या दूसरे का बताया ही नहीं है। एक ही का नाम बताया है, एम्स्टरडैम। ये आइलैंड बोलता है कपल ऑफ फ्यू हंड्रेड्स किलोमीटर में था और यही आइलैंड मतलब सबसे नज़दीक, जहाँ ये लोग समुद्र में थे वहाँ से सबसे नज़दीक यही आइलैंड था, एम्स्टरडैम आइलैंड का नाम। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि चलो किसी तरह अगर हम लोग उस आइलैंड पे पहुंच गए। आइलैंड का मतलब तुम लोग से एक्सपेक्ट करते हैं कि जानता होगा, लेकिन अगर नहीं जानता होगा कुछ लोग तो टापू वर्ड सुना होगा। पानी के बीच में और समुद्र में तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इतने सारे हैं कि अभी तक बहुत सारे आइलैंड्स एक्सप्लोर भी नहीं किए गए हैं, मतलब उनके बारे में पता भी नहीं है। तो वो एम्स्टरडैम तक पहुंचने का सोच रहे थे किसी तरह, लेकिन वो भी बहुत कठिन काम लग रहा था क्योंकि हवाएं इतनी तेज़ थी उस समय 40 नॉट्स पर आवर कि उतनी तेज़ हवा में ये लोग अपने शिप का सेल वो रेज नहीं कर पाते। अगर ऐसा वो करते, कोशिश करते उतनी तेज़ हवा में, तो ऊपर हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है। वो जो रोप जो कि सेल को रेज करने में मदद करता है, वो रोप टूट सकता था और वो रोप सीधा अटैच था उस शिप के मेन बॉडी से। अब अगर वो रोप टूटता तो वो जहाँ अटैच था वहाँ से पूरा मेन बॉडी भी वो उखड़ जाता साथ में। तो वो तो लगाते बन नहीं रहा था इनको, लेकिन इन्होंने एक स्टॉर्म जिब से काम चलाया था
पहले हम लोगों ने पढ़ा है। और स्टॉर्म जिब क्या होता है ये तो शुरुआत पे ही मैंने बता दिया। तो स्टॉर्म जिब के सहायता से ये लोग, ठीक है, वो लोग कोशिश करते हैं और उन लोगों को जहाँ वो थे समुद्र में, वहाँ से उन लोगों को जो आइलैंड की तरफ जाना चाह रहे थे, तो डायरेक्शन बताया है कि उनको ईस्ट के तरफ जाना था, तब वो आइलैंड मिलता, वो भी कपल ऑफ 100 ऑफ किलोमीटर्स, नज़दीक नहीं। तो वहाँ उनको थोड़ी उम्मीद बंधी थी, लेकिन फिर से सिचुएशन ऐसा हो गया समुद्री तूफान का कि 5 जनवरी के शाम को यहाँ डिस्कस किया गया कि दोनों का यही सोचना था कि अब दे आर गोइंग टू डाई विद दिस सिंकिंग शिप। और ऐसा वो क्यों सोच रहे थे? क्योंकि वो देख रहे थे कि जहाँ से लकड़ी का पटरा टूटा हुआ है, प्लैंक वर्ड जो था, वहाँ से पानी लगातार शिप के अंदर आते जा रहा है। अब उसको रोकने का कोई इन लोगों के पास ठोस उपाय नहीं था, क्योंकि उसके पहले ही समुद्री तूफान से जब फर्स्ट इनका टक्कर हुआ था, उस समय ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हेल्पफुल होते हैं, वो तूफान इतना तेज़ था कि वो सब कुछ बहा के ले गया था अपने साथ। तो ये लोग मुसीबत में फंसते हैं। कोशिश देखो कि एंकर नहीं मिला तो उसके जगह 2 ठो 22-22 लीटर का ड्रम हैवी नायलॉन रस्सी से बांध करके और उन ड्रम्स से एंकर का काम लिया जा रहा था। और एंकर का काम लिया जाने का यहाँ मतलब है शिप के स्पीड को रिड्यूस करने का कोशिश कर रहा था। और ये एंकर के जगह ड्रम्स, प्लास्टिक ड्रम्स यूज़ करना, इसको इम्प्रोवाइजेशन बोला गया है। ठीक है, तो ये लोग 5 तारीख को तो हार मान लिए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड वॉज वेरी नियर। मगर 6 तारीख जो है वो 6 जनवरी उनके लिए फिर थोड़ा उम्मीद लेकर के आई। 6 जनवरी कैसे? सिंपल, अगर एक लाइन में समझना चाहो तो 6 जनवरी उनके लिए अच्छा इसलिए था क्योंकि जो परेशानियां 5 जनवरी को झेलनी पड़ रही थी उसमें बहुत कमी आ चुकी थी। अब 6 तारीख को राहत फिर से एक बार इनको मिला, क्योंकि उनका जहाज उस तूफान से बाहर निकल चुका था इन द मॉर्निंग। दूसरा कि विंड जो था, जो 40 नॉट्स पर आवर चल रहा था, वो क्या हो गया? ईजिंग हो गया, मतलब रिड्यूस होके कंट्रोल में आ गया, मतलब इतना में जितना में खतरा नहीं हो सकता है। तो ये अच्छा चीज़ हुआ। अब नरेटर ने क्या किया? आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। अब सेक्सटेंट का मतलब मैंने बताया था, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू लोकेट और टू फाइंड द पोजीशन। यहाँ आपको मैंने सेक्सटेंट का मतलब दिखाया था, यहाँ टू मेज़र
एंगल। अब ये सेक्सटेंट का पिक्स भी कुछ हमारे पास है, वो कुछ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे सबसे पहले तो आप इसको देखो, ये देख रहे हो कि इंस्ट्रूमेंट टाइप है। अब इसको तुम अभी मॉडर्न गैजेट्स से नहीं जोड़ सकते हो। ये उस समय का वॉयज जो था, जिस समय ये वॉयज किया जा रहा था, उस समय टेक्नोलॉजी के नाम पर अभी के हिसाब से तो ज़ीरो थे। तो ये इस तरह का एक डिवाइस जिसको सेक्सटेंट बोलता था, उससे एंगल मेज़र किया जाता था, एंगल मेज़र करने के काम आता था। और पिक्स में जैसे ये तो हो गया ब्रास का बना हुआ, पीतल का बना हुआ सेक्सटेंट। और जैसे ऐसा नहीं है सिर्फ पीतल का बनता है और एक ही साइज़ का नहीं बनता है, अलग अलग, ये भी सेक्सटेंट है जो कि एंगल मेज़र करने के काम आता है। ये भी सेक्सटेंट है, ये सेक्सटेंट है, ये भी सेक्सटेंट है। अलग अलग एंगल्स से फोटो पिक्स हैं। तो सेक्सटेंट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेज़र द एंगल। अब नरेटर जो है वो क्या करता है, वो कोशिश करता है, गेट अ रीडिंग वर्ड लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ही वॉज ट्राइंग टू लुक एट द सेक्सटेंट एंड टू फाइंड आउट देयर एंगल। वो सेक्सटेंट को रीड करता है। अब उसको रीड करने का भाई अपना तरीका होगा। अब इतना डीप में तो नहीं जाना है कि सेक्सटेंट काम कैसे करता है, ये सब सवाल तो तुमसे पूछेगा नहीं। अब तो सेक्सटेंट अब तो उसके जगह पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आ गई होंगी, आ गई हैं। तो वो सेक्सटेंट को क्यों किस चीज़ के लिए यूज़ करता है ये याद रखना, टू मेज़र द एंगल। उल्टा सवाल कि एंगल मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करता है सेक्सटेंट, ठीक है। उसके बाद बैक इन द चार्ट रूम, यहाँ से ये वापस चार्ट रूम पहुँचे, बैक इन द चार्ट रूम। अब ये चार्ट रूम वर्ड तो एक बार पहले भी आ चुका है भाई, ये चार्ट रूम, जिसका मतलब आसान था, मैंने बताया था। चार्ट वर्ड से मैप वर्ड को रिलेट करो, और वो जगह, वो रूम, वो प्लेस जहाँ मैप्स रखे होते हैं। अगर आप वॉयज पे जा रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी तैयारी करके जाएंगे। मैप्स रखने वाली जगह को चार्ट रूम बोला, तो वो चार्ट रूम में गए, फिर बैक इन द चार्ट रूम। पहले सेक्सटेंट के मदद से उन्होंने एंगल मेज़र किया, उसके बाद फिर वो गए चार्ट रूम में। क्या करने गए, वो चार्ट रूम जा कर के कुछ कुछ चीज़ें स्टडी कर रहे थे, ठीक है। अब नंबरिंग से देखोगे क्या क्या वो स्टडी कर रहे थे। पहला, आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स। इसका मतलब कि उन्होंने सबसे पहले विंड स्पीड को चेक किया कि विंड कितने नॉट्स पर आवर से चल रहा है। ये काम किया पहले उन्होंने, आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, पहला काम विंड स्पीड पे। दूसरा,
दूसरा काम क्या किया? चेंज ऑफ कोर्स। अब देखो यहाँ कॉमा लगा हुआ होगा, यहाँ देखो पहला काम किया कि स्पीड को मतलब एनालाइज किया, वर्क ऑन मतलब एनालाइज किया कि स्पीड कितनी है विंड्स की। और दूसरा काम ये किया चेंजेस ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे चेंज तो समझते हैं आप, ये एक बड़ा आसान और बहुत, जिसके लिए नहीं जानते हैं जो उनके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड है। कोर्स तो हम लोग जानते हैं, कोर्स मतलब होता है कि इंटर का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, एमए का कोर्स होता है। ये वर्ड यहाँ नहीं है मनी। यहाँ इस कोर्स का मतलब है डायरेक्शन। आप अगर नोट्स में देखिएगा तो यहाँ देखो, वर्कड ऑन विंड स्पीड, वो तो लिखा हुआ था। चेंजेस ऑफ कोर्स, इसका मीनिंग देख लो अच्छे से। इंग्लिश वो सॉरी मैंने रेड से उसको लिखा है। एक वर्ड है डाइवर्ट और एक वर्ड और दे दिए हैं टर्न। अब ये टर्न वर्ड तो कोई भी समझ जाएगा, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। तो उसी के लिए टर्न करने के लिए, यानी कि शिप को किसी दिशा में ले जाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए का काम किया उन्होंने। पहले विंड देखा, उसके बाद शिप के कोर्स को चेंज किया, चेंजेस लाया। मतलब शिप को डाइवर्ट किया, शिप को उधर टर्न किया जिधर वो एम्स्टर्डम आइलैंड मिलने का संभावना था, जो उसने चार्ट मैप वगैरह देखा था ईस्ट डायरेक्शन में। तो वहाँ पे ये वर्ड्स बड़े अलग हैं, मीनिंग बड़े अलग हैं। जैसे चेंजेस ऑफ कोर्स का मतलब हो गया डाइवर्ट करना या टर्न करना। तो पहला काम किया कि विंड का स्पीड को एनालाइज किया। दूसरा काम किया कि शिप को टर्न किया। किस तरफ? ईस्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि वो आइलैंड पे जहाँ ये पहुँच सकते थे, जो सबसे नज़दीक था, वो ईस्ट डायरेक्शन में ही था। तो टर्न किया शिप को। उसके बाद एक वर्ड है ड्रिफ्ट, जिसका आसान मतलब है मूवमेंट। शिप का मूवमेंट का बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने यहाँ वर्ड यूज किया एंड करेंट। अब भाई करेंट वर्ड इलेक्ट्रिसिटी से नहीं मतलब निकालना, करंट का मतलब यहां लिख दिए, देखो सी वेव्स। तो उसने 6 तारीख को जब वो लोग बच गए, वैसे तो 5 के रात में ही वो लोग सोच लिया था कि उनका काम तमाम है, लेकिन अगले मॉर्निंग जब वो उठे तो देखे कि सिचुएशन थोड़ा सुधर चुका है, विंड्स का गति कम हो चुका है, ठीक है। और जनवरी 6 मॉर्निंग, तो उसके बाद इनको भी थोड़ा उम्मीद जगता है। नरेटर अपना सेक्सटेंट निकालते हैं और मेज़र करते हैं एंगल। उसके बाद शिप के स्पीड या शिप के स्पीड को नहीं, विंड के स्पीड को एग्जामिन करते हैं, मतलब कि कितना चल रहा है स्पीड में। उसके बाद वो शिप को डाइवर्ट करते हैं या टर्न करते हैं। किधर टर्न किए होंगे? उस आइलैंड की तरफ टर्न करते हैं। उसके बाद
ड्रिफ्ट, ये टर्निंग के साथ ही और उसी से मिलता जुलता ये ड्रिफ्ट वर्ड है। इसका मतलब ये होता है मूवमेंट। एंड करंट मतलब सी वेव्स। इन सारी चीज़ों को जा करके नरेटर क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। कहाँ जाके? चार्ट रूम में जा करके। आपको याद रखना है कि चार्ट रूम में जा करके 6 तारीख को 6 जनवरी जब हवाएं थोड़ी रिड्यूस हो जाती हैं तो नरेटर क्या क्या करता है? कोशिश। नरेटर सबसे पहले एंगल मेज़र करता है सेक्सटेंट के मदद से। उसके बाद चार्ट रूम में जाता है। चार्ट रूम में जा कर के क्या क्या देखता है, क्या क्या एग्जामिन करता है? पहला, विंड स्पीड कितनी है वो एग्जामिन करता है। दूसरा, कि कितना टर्न करना चाहिए शिप को, कितना टर्न करना चाहिए उधर जाने के लिए जिधर इनका आइलैंड पड़ रहा था। तो कितना टर्न करने के लिए, अब जब टर्न करेगा शिप को तो ऑब्वियस है वहाँ पर ड्रिफ्ट होगा, शिप मूव करेगा। शिप टर्न करेगा तो शिप मूव करेगा, तो उसके लिए ड्रिफ्ट वर्ड है। और उन्होंने एग्जामिन किया कि समुद्र की लहरों का क्या हाल चाल है। और ये सारा एग्जामिनेशन जो था उनका, ये सारा चीज़ वो क्यों कर रहे थे? तो यहाँ लिखा हुआ है, आपको अगर टेक्स्ट बुक में मैं ले जाऊं, हालांकि ये टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है, वहीं से सीधा लिया गया है, पर फिर भी टेक्स्ट बुक में आइए आप, ये देखिए, ठीक है। ड्रिफ्ट करना, एंगल के बारे में जानना, उसके बाद शिप को डाइवर्ट करना और टर्न करना, उसके बाद करंट मतलब सी वेव्स को एग्जामिन करना। ये सारा चीज़ क्यों किया? यहाँ लिखा है इन एन एफर्ट। ये मैं इसको थोड़ा अगर हाईलाइट कर दूं कि क्यों किया, ये आंसर है क्यों किया। इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। एफर्ट का मतलब क्या? कॉमन वर्ड है एकदम। एफर्ट का मतलब कोशिश। ये सारी चीज करके वो क्या कोशिश कर रहा था? कोशिश कर रहा था ये कैलकुलेट करने का कि उनका शिप का समुद्र में पोजीशन कहाँ है, मतलब वो समुद्र में अभी है कहाँ, ये पता करने के लिए इसने वो सारी चीज़ें की। तो सवाल यहाँ से इम्पॉर्टेंट बनता है, दोनों तरफ से पूछ सकता है। अगर पूछ देगा कि अपने शिप के पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए, शिप के पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए नरेटर ने क्या क्या किया, तो भाई इससे पहले जो जो था 2-3 चीज़ वो सब किया। यहाँ से सेक्सटेंट वर्ड आता है, सेक्सटेंट वर्ड यूज़ कीजिएगा, याद रखिएगा। उन्होंने पहले एंगल जाना, फिर स्पीड कैलकुलेट किया, फिर टर्न एग्जामिन किया कि कितना टर्न करना होगा, कितना डाइवर्ट करना होगा, मूवमेंट एग्जामिन किया, समुद्री लहरों को एग्जामिन किया। इतना काम किया क्या करने के लिए? ये कोशिश करने के लिए
कि उसको ये कैलकुलेट कर पाए, ये समझ पाए या ये निकाल पाए या ये पता लगा पाए कि वो लोग का पोजीशन शिप वर्ल्ड मतलब कि समुद्र में कहाँ हैं वो लोग, कैसे पता चलेगा कहाँ हैं। तो इसके लिए उसने वो सारी चीज़ें एग्जामिन की। अब इतना चीज़ एग्जामिन करने के बाद रिजल्ट क्या निकालता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स भी दिए हुए। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइंड, यहां से देखिए नोट से ही सेम वर्ड्स यूज किए हैं वहीं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन। ये फैक्ट हुआ। इसको फैक्ट्स को हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो याद रखना। वो सब कैलकुलेट जो वो किया ना, उससे रिजल्ट ये निकाला कि वो लोग 1.5 लाख किलोमीटर में फैले ओशियन में हैं। 1.5 लाख किलोमीटर में फैले हुए ओशियन में वो लोग हैं। लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और 1.5 लाख किलोमीटर में फैला हुआ ओशियन में वो लोग क्या सर्च कर रहे थे, मतलब क्या ढूंढ रहे थे? आइलैंड को, एम्स्टर्डम आइलैंड को। और उस आइलैंड के बारे में एक यहाँ नया जानकारी मिला, 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। वाइड मतलब समझते हैं चौड़ाई। तो वो आइलैंड, एम्स्टर्डम आइलैंड का अगर विड्थ पूछ दे आपको, तो आपको अब फैक्ट के अनुसार बताना चाहिए कि 65 किलोमीटर का विड्थ था उस आइलैंड का। और फिर ये फैक्ट याद रखना कि वो जो ओशियंस, वो जो सेक्सटेंट का यूज़ किया और फिर चार्ट रूम में जा कर के और एग्ज़ामिन किया कि विंड्स की गति क्या है, और चीज़ जो भी वो एग्ज़ामिन किया वहाँ, विंड की गति क्या है, मूवमेंट, शिप में मूवमेंट कितना है, शिप को कितना टर्न करना है, और समुद्री लहरें, करंट वर्ड यूज़ किया, समुद्री लहरें जो हैं वो कितनी चल रही हैं, कितनी तेज़ी से चल रही हैं। ये सब उसने क्यों किया, पहले इसका जवाब, क्यों किया का जवाब, ये उसका कोशिश था ये कैलकुलेट करने का कि ओशियन में वो लोग हैं कहाँ। उसके आगे बताया कि इतना कैलकुलेट करने के बाद वो इस डिसीजन पे पहुंचा दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 kilometers of ocean, and we are looking for Amsterdam Island, which is 65 kilometer of width. ये दोनों जो फैक्ट्स है ना, वो इसलिए लिखे गए हैं, दिए गए हैं, ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें। इसको ज़रा कंपेयर करके, कंपैरिजन के लिए है। एक तरफ एक तरफ ओशियन 1,50,000 किलोमीटर फैला हुआ,
और उसमें वो लोग को ढूंढना क्या था, एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, सिर्फ 65। इसको कंपेयर करो, 1.5 लाख किलोमीटर और यहाँ 65 किलोमीटर। पूरा समुद्र जो था 1.5 लाख किलोमीटर में फैला हुआ था, और वहाँ वो लोग क्या सर्च कर रहे थे, एम्स्टर्डम आइलैंड जो 65 किलोमीटर वाइड था। तो ये ना कंपैरिजन के लिए है, एक तरफ 1,50,000 किलोमीटर मतलब 1.5 लाख किलोमीटर, और एक तरफ मात्र 65 किलोमीटर। ये सर्च कर रहे थे वो लोग। अब ये जो लाइन लिखा है ना यहाँ दैट के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि जब उसने सब कुछ एग्जामिन किया नरेटर ने, तो क्या कैलकुलेशन निकला उसका, क्या कैलकुलेशन निकला? तो उसने कैलकुलेशन ये निकाला कि 1,50,000 लंबा चौड़ा ओशियन में वो लोग एक 65 किलोमीटर का चौड़ाई का आइलैंड ढूंढ रहे थे। एक बहुत सिंपल सा हिंदी में बोलचाल के भाषा में, बहुत कोई सुना होगा, कुछ लोग नहीं सुने होंगे जो हिंदी मीडियम से नहीं हैं, तो वो लोग शायद अनजान हो, पर एक बड़ा अच्छा कहावत है जो यहाँ सूट कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं भूसे के ढेर में सुई खोजना। कहावत है ना कि भूसा का ढेर लगा हुआ है। मान लो एक रूम में पूरा भूसा भर दिया गया है और उसमें एक तो सुई है, और तुमको बोला जाएगा कि खोजो उस सुई को। इज इट इजी फॉर यू? एक भूसे के ढेर में सुई खोजना एक कहावत है जिसका मतलब ही है कि ये टफ है। भूसे के ढेर में सुई खोजना ये मतलब टफ सिर्फ नहीं, बहुत ज़्यादा टफ है। और यही काम करना पड़ रहा था नरेटर को। क्यों, कैसे इसको, इस कहावत से कैसे इसको रिलेट करोगे? भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, इसको कैसे रिलेट करोगे? 1,50,000 किलोमीटर चौड़ा समुद्र में 65 किलोमीटर, सिर्फ 65 किलोमीटर चौड़ा आइलैंड वो लोग को ढूंढना था। उस आइलैंड का नाम तो बता दिया गया है, एम्स्टर्डम आइलैंड। तो ये यहाँ तक हम लोग जो टेक्स्ट बुक है हम लोग का, जो टेक्स्ट बुक से हम लोग पढ़ रहे थे, वो टेक्स्ट बुक का ये पार्ट, यहाँ से आओ, ये पार्ट यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए पेज नंबर 17 में। और ये लास्ट लाइन का किलोमीटर्स भी याद रखना और इसका मीनिंग भी याद रखना, एक जो मैंने बताया। मतलब इट वॉज सच काइंड ऑफ थिंग दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। अब जैसे अगर तुमको बोला जाए कि जाओ 1 लीटर बैल का दूध लेके आओ, ला पाओगे? बैल का दूध कहाँ से लाओगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसी तरह से एक भूसे के ढेर में एक छोटा सा सुई खोजने जैसा काम था उस
65 किलोमीटर चौड़े आइलैंड को खोजना, जो कि कहाँ था, 1,50,000 किलोमीटर में फैले हुए ओशियन में था। तो ये भूसे में सुई खोजने वाला कहावत से तुम इसको ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे। यही उसका कैलकुलेशन था, जब उसने इतना चीज़ का एग्जामिन किया तो यही कैलकुलेशन निकाला। इसके आगे हम लोग टेक्स्ट बुक में ये पैराग्राफ फिर यहाँ से शुरू करेंगे, व्हाइल आई वॉज थिंकिंग, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।